गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज पाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे बीए पार्ट सेकंड में आज अपन बात करने वाले हैं भारतीय संविधान, जो आपका बीए भाग सेकंड का पेपर सेकंड है। इस भारतीय संविधान के बारे में अब तक अपन कई चैप्टर, जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे भारतीय संघ व्यवस्था। भारतीय संघ व्यवस्था को समझने से पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि संघ व्यवस्था या संघात्मक शासन कहते किसे हैं। संघात्मक शासन का जो अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी जो पर्याय है, उसको कहा जाता है फेडरेशन। और फेडरेशन शब्द बना है, यहां पर गौर कीजिए, फेडरेशन शब्द बना है फोर्डस से, और फोर्डस का शाब्दिक अर्थ होता है संधि या समझौता। इसका मतलब हम उस राज्य में व्याप्त संघीय शासन व्यवस्था, जिसे हम आज मांग कर सकते हैं, उसको कहा जाता है जो किसी संधि या समझौते का परिणाम हो। आज तक भारत की व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, आज तक जितने भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश बने, उनमें सब में प्रक्रिया यही रही है। अपन अगर संघीय व्यवस्था की शुरुआत की बात करें, इसके प्रारंभ की बात करें, उद्भव की बात करें, तो विश्व का सबसे पहला संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य अमेरिका था। शायद आपको अमेरिका इतिहास पता हो। सन 1774 में अमेरिका ने 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और उसके पश्चात जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में एक सेना का निर्माण करके ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। काफी लंबे समय के पश्चात, युद्ध के बाद जब अमेरिका आजाद हुआ, तब उस समय जो 13 राज्य थे, याद रखिएगा, आजादी के समय अमेरिकी संघ में शामिल, या जो जिन्होंने अमेरिका के वो राज्य, अमेरिकी महाद्वीप के वो राज्य जिन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, जो राज्य शामिल हुए थे, उनकी संख्या 13 थी। और इन्होंने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर करके एक राज्य की नींव डाली, एक नवीन राज्य की नींव डाली, एक नवीन देश की नींव डाली, जिसे आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 13 राज्यों के साथ अस्तित्व में आया था, और इन 13 राज्यों ने मिलकर एक संधि और समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने अस्तित्व को समाप्त करके एक नए राज्य का निर्माण किया था। इस संधि और समझौते में बाद में भी समय के साथ अलग अलग राज्य शामिल होते चले गए। उन्होंने भी उसी संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिस संधि पत्र पर प्रारंभ में 13 राज्यों ने किए थे। और उसके उपरांत धीरे धीरे आज जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जानते हैं, 13 राज्यों से ये सफर शुरू किया, और आज अमेरिकी संघ में शामिल राज्यों की संख्या 50 है। अमेरिकी संघ अविनाशी राज्यों का संघ कहलाता है, यानी कि कोई राज्य इसमें शामिल तो हो सकता है, लेकिन इसे बाहर जाने का हक नहीं है। तो इस प्रकार से हम संघात्मक शासन व्यवस्था उस राज्य को कहते हैं जो फेडरेशन का प्रतीक है, यानी कि संधि और समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। लेकिन यह बात भारत के संदर्भ में लागू नहीं होती। यहां पर देखिएगा कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत संघात्मक राज्य यानी कि फेडरेशन नहीं है। याद रखिए, संविधान में कहीं पर भी संघ, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसका मतलब भारत फेडरेशन यानी कि संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य नहीं, बल्कि भारत है यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। ये राज्यों का संघ किसी संधि के माध्यम से, किसी समझौते के माध्यम से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि इसको जन्म दिया है हमारी संविधान सभा ने। संविधान सभा ने राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट बनाया, और उसमें उस समय जब संविधान लागू हुआ, अलग अलग राज्यों की श्रेणियां स्थापित की थी, जैसे A, B, C, D आदि। ये जो उस समय के तत्कालीन समय के जो स्टेट्स थे श्रेणीवार, उनसे मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया था। यानी कि हम संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य तो है, लेकिन फेडरेशन नहीं। हमने अपने ही तरह की एक अलग संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण किया है। भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। कोई इसको कुछ कहता है।
जैसा कि पायली कहते हैं कि भारतीय जो शासन व्यवस्था वो संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ हमारे संविधान में जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो लक्षण नजर आते हैं, वो एकात्मक शासन व्यवस्था वाले भी है। खैर कुछ भी हो, लेकिन हम भारत को इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य कह सकते हैं कि भारत में एक साथ दो तरह की सरकारें चलती है, एक सरकार केंद्र की और एक सरकार राज्यों की। जहां एक साथ दो प्रकार की सरकारें हो, प्रतीकात्मक रूप में हम उसको संघात्मक शासन व्यवस्था कर सकते हैं। जैसा कि भारत, चाहे बात भारत की हो, चाहे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितने भी प्रकार के संघ व्यवस्था के उदाहरण हमारे सामने हैं, वो सभी इसी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के हैं। यानी कि वहां पर दोहरी सरकारें पाई जाती है, भारत में भी है। इसलिए भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य है। भले ही इसमें कुछ अलग विशेषताएं हो या अलग इसकी कार्य प्रणाली हो, अलग इसका ढांचा हो, लेकिन हम है तो आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य। और ये चीजें जो हमारे संविधान के माध्यम से ली गई है, जो शासन प्रणाली हमने अपनाई है, इसमें कई जगहों से, अलग अलग जगहों से हमने अलग अलग बातें ग्रहण करते हुए इसको अपने ही सांचे में डालने की कोशिश की है। खैर हमें यह मानकर चलना है कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य है और एक संघीय व्यवस्था के अनुरूप ही हमारे यहाँ पर ढांचा है। हम उस ढांचे को परखने की कोशिश करते हैं जो संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक है। यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग डाला है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। यानी हम सबसे पहले उन बातों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को या भारतीय शासन प्रणाली को संघात्मक शासन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे शासन प्रणाली में कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें संघीय व्यवस्था वाला राज्य घोषित करती है। वो कौन सी है, या हम यूं कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण कौन से हो सकते हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन व्यवस्था वही सुचारू रूप से कार्य कर सकती है जहां पर संविधान सर्वोच्च हो। संविधान सर्वोच्च इसलिए कि जहां जहां संघात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं वहां संविधान के माध्यम से ही जो दोनों सरकारें होती है, केंद्र की और राज्यों की या प्रदेश की, उन राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जैसे कि भारत में किया गया। भारत में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इन सूचियों में हमने अलग अलग सरकार के लिए कार्य में आने वाले या उनके महत्व के अलग अलग विषयों को रखा है। ये संविधान में इसलिए रखा है कि कल को दोनों सरकारों में कार्य को लेकर, विषय को लेकर, कानून को लेकर, क्षेत्राधिकार को लेकर अगर मतभेद हो तो सर्वोच्च न्यायालय ये तय कर सके कि वास्तव में ये किसके क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था वही कार्यशील रह सकती है, सुचारू रूप से कार्य कर सकती है जहां पर संवैधानिक सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो। अगर संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी तब केंद्र सरकार संविधान का मनमाना प्रयोग कर सकती। ये प्राय जो केंद्र सरकार के द्वारा संविधान का अपने अनुसार संचालन करना है प्राय एकात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में पाया जाता है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान में विषयों का स्पष्ट रूप से विभाजन हो, संविधान में दोनों सरकारों के क्षेत्राधिकार तय किए गए हो, सीमाएं तय की गई हो, ताकि सर्वोच्च न्यायालय ये देख सके, ये तय कर सके कि ये मामला किसके क्षेत्राधिकार का है। यानी संविधान अटल होना चाहिए, संविधान में लिखी गई बातें अंतिम होनी चाहिए और उसके निर्णय का अधिकार न्यायपालिका के पास में होना चाहिए, ताकि संघात्मक शासन व्यवस्था सुरक्षित रह सके, सुचारू रूप से कार्य कर सके। दूसरी चीज जो हमारे संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक है वह है शक्तियों का विभाजन। मैंने अभी आपको कहा कि संविधान वो चीज है जिसमें स्पष्ट रूप से दोनों सरकारों के लिए जो विषय हैं जिन पर उनको कार्य करना है वो गिनाए जाने चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि केंद्र सरकार किस पर कार्य कर सकती है, किस पर कानून बना सकती है और राज्य सरकारें किन मुद्दों पर कार्य कर सकती है, किन पर कानून बना सकते हैं। स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। हमने भी वही चीजें अपनाई है। हमने इसको सूची प्रणाली नाम दिए। सूची प्रणाली हमने ली है कनाडा के संविधान से।
यानी जो 3 सूचियां हैं इसको सूची प्रणाली कहा जाता है। और सूची प्रणाली हमने अपनाई है, जो तकनीक है वो कनाडा के संविधान से। लेकिन इसमें जो तीसरी सूची है जिसे हम समवर्ती सूची नाम देते हैं, समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखिएगा, सूची प्रणाली कनाडा के संविधान से और समवर्ती सूची का जो आइडिया है, जो विचार है, वो हमने लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये हमने 3 सूचियां बनाई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने इन तीनों सूचियों में वो विषय रखे हैं जो दोनों सरकारों के लिए काम आने वाले हैं। जैसे कि बात करें संघ सूची की, संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। ये 97 विषय वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास सुरक्षित, यानी कि इन 97 विषयों पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। किसी भी सूरत में राज्य सरकारों को इन विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार नहीं। ये जो विषय है वो केंद्रीय महत्व के हैं, यानी केवल केंद्र सरकार इन पर कानून बना सकती है। जैसे रक्षा का मामला है, सशस्त्र सेनाओं का मामला, विदेशी कार्य, युद्ध एवं शांति, डाक, तार, संचार, मुद्रा, विदेशी ऋण, बैंक, सीमा कर आदि। ये वो विषय हैं जो केंद्रीय महत्व के हैं और जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो दूसरी सूची है उसको नाम दिया हमने राज्य सूची, यानी कि नाम से आप समझ सकते हैं राज्य सूची का मतलब होता है वो विषय जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। यहाँ पर आइए थोड़ा सा देखिए, मूल जो संविधान जो लागू हुआ था उसमें राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या थी 66, यानी कि मूल संविधान राज्यों के लिए जिन पर राज्य कानून बना सकते हैं जो विषय थे उनकी संख्या गिनाई गई थी 66। लेकिन बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 4 विषय कौन कौन से थे? शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा और नापतोल। यानी 4 शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा तथा नापतोल, ये जो 4 विषय थे ये 4 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। राज्य सूची में निकालकर समवर्ती सूची में डाल दी गई। इसलिए 66 से विषयों की संख्या घटकर रह गई 62। हम यूं कह सकते हैं कि आज राज्य सूची के विषयों की संख्या 62 है। हम इसको आगे और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो ये राज्य सूची के जो 62 विषय हैं इनके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकारों को है। यानी कि संघ सूची के 97 विषयों पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार और राज्य सूची के 62 विषयों पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। संघ सूची के जो 97 विषय हैं उस पर किसी भी सूरत में राज्य सरकारों को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और वैसे राज्य सूची के जो 62 विषय उन पर भी राज्य सरकारों को ही कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। लेकिन कुछ ऐसे परंतु भी है जिस कारण से राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। वो परंतु कौन से हैं इनके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 249, 250, 252 ये वो चीजें हैं जिस पर हम बाद में आएंगे, जिन पर राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकती है। खैर, जो राज्य सूची के विषय हैं जैसे कि पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें आदि, ये वो विषय हैं जिनके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकारें रखती है। तीसरी सूची जो हमने यहाँ पर भारतीय संविधान में जो शामिल है उसका नाम है समवर्ती सूची। नाम से आप समझ सकते हैं समवर्ती, यानी कि समान कार्य करने वाली सूची। समान का मतलब जिनके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। लेकिन साथ में ये बात भी है कि दोनों कानूनों में यदि विरोधाभास हो तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है और राज्य का कानून स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो समवर्ती सूची जिन पे कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को। इस पे आइए, मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या थी 47। मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें जो हमारी समवर्ती सूची थी उसमें 47 विषय ऐसे गिनाए गए थे जिनके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। लेकिन 4 विषय, अभी अपने राज्य सूची के संदर्भ में बात की थी, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 4 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। तो 4 विषय 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया और एक नवीन विषय सृजित किया गया। एक नवीन विषय 42वें संविधान संशोधन के बाद सृजित किया गया
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये विषय समवर्ती सूची में जोड़ा गया। यानी कि मूल संविधान में 47 विषय, 4 विषय जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से निकालकर, और एक नया विषय जोड़ा गया, नया सृजित किया गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इसका मतलब कि 47 + 4 + 1 कुल मिलाकर आज समवर्ती सूची के विषयों की संख्या है 52। ये 52 विषय वो है जिनके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार दोनों सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार रखती हैं। कौन कौन से विषय हैं इसमें? फौजदारी विधि और प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और तलाक, कारखाने, सर्वेक्षण, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, शिक्षा आदि। ये वो 52 विषय हैं जिनके ऊपर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अगर दोनों कानूनों में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तब केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। तो यहाँ और देखिए कि ये कंफ्यूजन हमेशा प्राय बना रहता है कि तीनों सूचियों में कितने विषय हैं। अभी मैंने बताया आपको संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, 4 विषय निकाल दिए गए 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि अब रह गए 62 विषय। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में विषय थे 47, 4 राज्य सूची से निकाल कर जोड़े गए और एक नया सृजित किया गया, यानी कि विषयों की संख्या हो गई 52। अब अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए, गणना गिनती की जाए, तब संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से बात की जाए, संवैधानिक दृष्टि से, तब आज भी संघ सूची के विषयों की संख्या 97, राज्य सूची के 66 और समवर्ती सूची के 47। मेरी बात पुनः गौर से सुनिएगा कि दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक गणना की दृष्टि से तीनों सूचियों में कितने विषय हैं, और एक संवैधानिक दृष्टि से तीनों सूचियों में कितने विषय हैं। गणना की दृष्टि से यानी कि आज हम गिनकर जैसे बात करें तो 97 विषय संघ सूची में, राज्य सूची में 62 क्योंकि 66 में से 4 निकाल दिए गए थे, और समवर्ती सूची में 52 क्योंकि 47 मूल 4 जोड़े गए और एक नया सृजित किया गया। 52 विषय गिनती के हिसाब से आज ये है 97, 66, 62 और 52। लेकिन संविधान दृष्टि से आज भी उन विषयों की संख्या उतनी है जितने की मूल संविधान है। बस इतना अंतर याद रख लीजिएगा कि संविधान की दृष्टि से आज भी उतने विषय हैं जितने की संविधान लागू हुआ था तब था, और गणना की दृष्टि से जो संशोधन हुए हैं समय के साथ वो इसमें माने जाएंगे। संविधान की दृष्टि से आज भी संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। और जो विषय अवशिष्ट हैं, अवशिष्ट का मतलब जो तीनों सूचियों में नहीं है फिर भी जिस पर कोई कानून बनाने की आवश्यकता, उसको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास है। ये बात भी मिली कनाडा से। कनाडा में भी अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार को सौंपे गए और भारत में भी अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार को सौंपे गए। इसका मतलब कि जो तीनों सूचियों में विषय नहीं, यदि उनके ऊपर कानून निर्माण की आवश्यकता हो तो केवल और केवल केंद्र सरकार ये कानून बना सकती है, राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 249 249 ये कहता है कि राज्यसभा के प्रस्ताव से संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। वैसे अभी जैसे अपन ने बात की कि संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची के ऊपर दोनों सरकारें कानून बनाएगी। हालांकि राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है, सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती है। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, इस प्रकार के प्रावधान किए गए कि अगर आवश्यकता हो तो केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान करता है अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राज्यसभा के प्रस्ताव से संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। यानी कि राज्यसभा अगर अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे राज्य सूची के किसी भी विषय के संदर्भ में कि उक्त विषय के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाना चाहिए, तब संसद उस विषय के ऊपर जो कि राज्य सूची में शामिल है कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। ये जो कानून होगा
प्रारंभ में 1 वर्ष तक मान्य होगा। जिस तिथि से वो अधिनियम बना है उस तिथि से वो 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा और 1 वर्ष के पश्चात उसकी प्रभावशीलता समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो कानून के रूप में नहीं रहेगा। लेकिन यदि राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पास कर देती है तब वो 1 वर्ष के लिए और लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी कानून अधिकतम 3 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, यानी कि 3 वर्ष के उपरांत राज्यसभा भी उसको प्रस्ताव के माध्यम से आगे बढ़ा नहीं सकती। अगर ऐसा राज्यसभा कोई प्रस्ताव पास करती है तो अधिकतम उसकी अवधि 3 वर्ष, अधिकतम उससे ज्यादा वो कार्यशील नहीं रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद 250 भी केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वो कौन सी परिस्थिति है? संकट काल में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संकट काल यानी कि आपातकाल। जब आपातकाल लागू हो भारत में या भारत के किसी भाग में, आपातकाल की बात करें अनुच्छेद 352 के तहत यदि आपातकाल लागू हो तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार रखती है। अनुच्छेद 250 स्पष्ट रूप से कहता है कि संकट काल के समय केंद्र सरकार कानून बनाएगी और ये जो कानून है आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी रहेगा। जिस तिथि को आपातकाल समाप्त हुआ है उसकी समाप्ति के 6 माह बाद तक वो कानून प्रभावी रहेगा और 6 माह की समाप्ति के उपरांत वो कानून स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। पुनः एक बात याद लाता हूं, अनुच्छेद 250 संकट काल की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन यह कानून जब तक आपातकाल है आपातकाल तक रहेगा और आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद वो स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। अनुच्छेद 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद राज्य सूची के विषयों पर व्यवस्थापन कर सकती है। यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से या केंद्र सरकार से ये निवेदन करे कि उक्त विषय के ऊपर संसद के द्वारा कानून बनाया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में संसद उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार रखती है। लेकिन शर्त क्या है? या तो 2 राज्य हो या 2 से अधिक। यदि 2 से कम राज्य या कोई एक राज्य ये निवेदन करे संघ सरकार से या संसद से तो संसद ऐसा कार्य नहीं कर सकती। 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर ही संसद ऐसा कार्य कर सकती है। तो ये 3 परिस्थितियां हैं, अनुच्छेद 249, 250, 252, जब संघ सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। याद रखिएगा, ये तीनों परिस्थितियां यदि नहीं हो तो किसी भी सूरत में संघ सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार नहीं रखती। ये 3 परिस्थितियां हो तभी बना सकती है, वरना नहीं। अगला बिंदु है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए? यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था, संविधान की सर्वोच्चता की, संविधान में जो बातें लिखी गई है, जो बातें स्थापित की गई है, जिन धाराओं के तहत, जिन बातों के तहत संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जो एक दायरा, जो एक सीमा रेखा तय की गई है, जो विषय गिनाए गए हैं संविधान में राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों के, वो सब तय तो संविधान ने कर दिया है, लेकिन उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के कंधों पर होती है, ताकि संविधान भी सुरक्षित रह सके और संघीय ढांचा भी सुरक्षित रह सके। यहाँ पर देखिए, संविधान व नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को अधिकार दिया गया, यानी कि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका के ऊपर है, और न केवल संविधान की रक्षा करने की बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा की भी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि संघ सरकार बहुमत के कारण से ऐसा कार्य करने लग जाए जिससे संवैधानिक ढांचा भी विफल हो जाए और नागरिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इस शक्ति के माध्यम से संघ सरकार को एक सीमा में रहने के लिए बाध्य करती है। हमारे यानी भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया है कि वो ये देख सके कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो कायम रहे, संविधान की रक्षा कायम रहे और नागरिक अधिकार भी सुनिश्चित रहे। अगर कहीं पर भी संघ सरकार के कार्यों से लगता है कि संवैधानिक ढांचे पर आंच आ रही है या नागरिक अधिकारों को खतरे में डाला जा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अपनी शक्ति के माध्यम से, जिसे हम न्याय पुनरावलोकन कहते हैं, उस शक्ति के माध्यम से संघ सरकार को उसकी सीमा में रहने के लिए बाध्य करती है। अगर ऐसा कोई कार्य किया गया है जो कि संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसे में न्यायपालिका उसे अवैध घोषित करके समाप्त भी कर सकते हैं। इसी को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की न्याय पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि संविधान की रक्षा की जा सके, संघात्मक शासन व्यवस्था का ढांचा सुरक्षित रखा जा सके। अगला है उच्च सदन का राज्य सदन होना, यानी जो उच्च सदन, जैसे कि संसद के हम मानते हैं 2 सदन होते हैं, भारत में भी संसद के 2 सदन क्रम से, इसे हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। ब्रिटेन में भी संसद के 2 सदन, जिसे हम लोक सभा और कॉमन सभा कहते हैं। अमेरिका में भी संसद के 2 सदन, जिसे हम क्रम से सीनेट और प्रतिनिधि सभा कहते हैं। जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, जहां पर संघात्मक शासन, वहां पर जो द्वितीय सदन होता है या जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, वो हमेशा राज्यों का सदन होता है। जैसे कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो अमेरिका में जो उच्च सदन या द्वितीय सदन है, जिसे सीनेट कहा जाता है, वो राज्यों का सदन है। भारत में जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, वो राज्यों का सदन है और इसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हमारे यहाँ पर क्या ढांचा अपनाया गया, यहाँ पर देखिएगा कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि राज्यसभा में किन के प्रतिनिधि आएंगे, पहली बात राज्यों के। फिर यह प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं, यानी कि भारत में तो राज्यसभा में जो लोग आते हैं, जिनको हम राज्यसभा के सदस्य कहते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं, या हमारे जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं दिया गया। इसको एक बार यूं समझिए कि अमेरिका में जो द्वितीय सदन है, जिसे हम सीनेट कहते हैं, सीनेट राज्यों का सदन है और वहां पर राज्यों को समानता का आधार दिया गया, यानी प्रत्येक राज्य 2 प्रतिनिधि भेजेगा। प्रत्येक राज्य, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य है, इसलिए सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। प्रत्येक राज्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जनसंख्या उसकी कम हो या ज्यादा, उसका कोई औचित्य नहीं है, प्रत्येक राज्य 2 प्रतिनिधि भेजेगा, यानी कि वहां पर समानता का दृष्टिकोण अपनाया गया। लेकिन भारत में समानता का आधार नहीं, फिर क्या है, समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर है। यानी भारत में राज्यसभा में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसके ज्यादा प्रतिनिधि, जिसकी जनसंख्या कम उसके कम प्रतिनिधि। कैसे, राज्य की जनसंख्या में प्रथम 50 लाख में प्रत्येक 10 लाख पर एक, यानी कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है तो उसके 50 लाख तक प्रत्येक 10 लाख पर एक, यानी कि कुल 5 प्रतिनिधि होंगे। अगर जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है तो बाद में प्रत्येक 20 लाख पर एक। मान लीजिए कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है तो प्रथम 50 लाख पर तो 5 हो गए, और उसके पश्चात जो आगे का 50 लाख है उसमें प्रत्येक 20 लाख पर एक, यानी कि 20 प्लस 20, 2 प्रतिनिधि और शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या का दृष्टिकोण अपनाया गया। यहाँ पर उस सदन राज्यों का सदन है, राज्य के प्रतिनिधि इसमें आते हैं, वो राज्यों की बात सदन के सामने रखते हैं, केंद्र सरकार के सामने रखते हैं, भले ही ये प्रतिनिधित्व उनको समानता के आधार पर न देकर जनसंख्या के आधार पर दिया गया। अगला है संविधान संशोधन प्रणाली। प्रत्येक राज्य का जो संविधान होता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जाना लाजमी होता है। उससे ऐसी परिस्थितियां समय के साथ उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है कि उनके अनुसार शासन प्रणाली को बदलना, ढालना, संशोधन करना अपरिहार्य भी हो जाता है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने संविधान में ऐसी प्रक्रिया भी बतलाता है कि किस प्रकार से और किन अनुच्छेदों में संशोधन हो सकता है। हमने भी हमारे यहाँ पर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अपनाई है। कैसे, उसमें लिखा है महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पर कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक। यानी कि संविधान में केंद्र सरकार मनमाना परिवर्तन नहीं कर सकती। बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ये वो अनुच्छेद है जो किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों से सरोकार रखते हैं, जिनमें राज्यों का हित निहित रहता है और बिना राज्यों की स्वीकृति के, बिना राज्यों की सहमति के उनमें परिवर्तन संभव नहीं है, उनमें संशोधन संभव नहीं। अगर संशोधन करना होगा तो राज्यों के पास
संविधान संशोधन का प्रस्ताव भेजा जाएगा, और अगर वो राज्य उनका समर्थन कर देते हैं, कम से कम आधे राज्य, तो संविधान में संशोधन हो सकता है। इसका मतलब हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के ढांचे को बरकरार रखने के लिए राज्यों को भी महत्व दिया है। संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक रखी गई है। बिना इसके संविधान में भी संशोधन नहीं हो सकता। तो हमारे संविधान के ये जो तत्व है, ये जो लक्षण है, वो ये साबित करते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, जैसा कि संघात्मक शासन प्रणाली में होता है। यहाँ पर शक्तियों का भी विभाजन है। सूची प्रणाली के आधार पर 3 सूचियां बनाकर इस पर सूची गिनाया गया है कि किस विषय पर कानून कौन बनाएगा। और इसके अलावा हमने एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की है, जो संविधान की भी रक्षा करता है, संघात्मक शासन व्यवस्था के ढांचे को भी बनाए रखता है और नागरिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। इसके पास हमने एक विशेष शक्ति दी है, जिसे हम न्यायाधिकरण कहते हैं। जो संसद है, संसद में जो उच्च सदन है, वो भी हमने राज्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्मित की है। और साथ ही साथ संविधान संशोधन प्रणाली भी इस प्रकार से बनाई गई है, केंद्र सरकार मनमाना परिवर्तन नहीं कर सकती, और इसी के कारण से संघात्मक ढांचा सुरक्षित रहता है। तो ये है भारतीय संघीय व्यवस्था का पहला पार्ट। ये अभी अपन ने जो हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है उसके बारे में बात की। इसका एक और पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो इसको हम और अनवरत रूप से कंटिन्यू अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम और बात करेंगे। अगर इस बारे में भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में पैदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।